तो कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पे चल रही है दोस्तों। और इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों, जो रेलवे और पुलिस विभाग और अन्य विभागों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार की जाती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। चलिए आज के महत्वपूर्ण श्रृंखला के आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो दोस्तों भारत में संसद की लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। तो यानी कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो ऐसा विषय होता है इसे केवल लोकसभा में ही और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसको केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। बाकी जो कानूनी विधेयक होते हैं उसे हम दोनों में पेश कर सकते हैं या दोनों में से एक सदन के पटल पर रख सकते हैं दोस्तों, जो कानूनी विधेयक होते हैं। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं के जो सृजन संबंधी विधेयक होते हैं वो किसमें रखते हैं? राज्यसभा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों में से संसद की एक पटल पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, यानी कि संसद की जो दो सत्र होते हैं उनके बीच का जो अंतराल होता है वो कितना होना चाहिए? 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच जो अधिक से अधिक अंतराल हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों अनुच्छेद यानी कि एक्ट 79 के अकॉर्डिंग भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यानी कि भारतीय संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम एक विधेयक को इस आधार पर सदस्यता से एक विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 7 लगातार बैठकों में उपस्थित नहीं रहा। ठीक है, 7 बैठकों में अनुपस्थित दोस्तों। ठीक है, अनुपस्थित रहा। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा में, लोकसभा में, पंजाब विधानसभा का या राजस्थान विधानसभा का? तो दोस्तों सर्वप्रथम विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? अयोग्य घोषित किया गया है कि वह
सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो दोस्तों ये 7 नहीं 60 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी मिस्टेकिंग मिल रही है आज। 60 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ऐसा राज्य जहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लोकसभा में यूपी के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा की बात करते हैं तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो यूपी में राज्यसभा के लिए कुल 31 सीटें हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो राज्य की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर होता है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत की किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का जो प्रत्याशी होते हैं वो सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्रिपरिषद पर नियुक्ति का जो स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जो कथन सही है वो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां का वो प्रत्याशी बन रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की रीति से प्रशासन का नियंत्रण रखती है। भारतीय संसद जो होती है वो किस रीति से प्रशासन का नियंत्रण रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालय के परामर्शदात्रियों के माध्यम से, प्रशासकों के से अत्यधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो भारतीय संसद जो होती है वो संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन का नियंत्रण रखती है, प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की समिति से, बहुसंख्या राज्यों की समिति से, संबंधित राज्यों की समिति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चले गए, यही इसी पे चलना ही है, सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना राज्य की सहमति के। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि जिसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों एक दिन में शून्यकाल में जो प्रश्न की अधिकतम संख्या होती है वो भी याद रखिए, अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट की, 1 घंटे की, अनिश्चित काल के लिए और 2 घंटे की।
तो दोस्तों लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि होती है वो अधिक से अधिक 1 घंटे की होती है, यानी 60 मिनट की होती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो टाइम होता है वो होता है 12 से 1 के बीच का। चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, परिवहन मंत्रालय द्वारा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के संबंध में होती है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, बाद के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसका संबंध किससे होता है, ये आपके प्रश्न है दोस्तों। तो इसका संबंध होता है, किससे होता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का असाधारण उपचार है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसके अनुसार जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो इसे पारित करना संभव नहीं होता, अतः इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। साधारण विधेयक के लिए ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। जबकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए क्या है? संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त बैठक का संबंध किससे है? साधारण विधेयक से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और किस एक्ट के तहत है तो ये भी जान लीजिए, ये है एक्ट 108 यानी 108। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोकसभा में किसी विधेयक पर बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर, तृतीय वाचन में। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये होती है दोस्तों द्वितीय वाचन में। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन के विषय में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस मामले में हुई थी? तो ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च होता है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च होता है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार व शक्ति प्राप्त करते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च होता है? संविधान। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति या फिर सरकार की आश्वासन समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो दोस्तों वो होता है आकलन समिति। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आकलन समिति के जो सभी 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के लिए जाते हैं। अन्य समितियों में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आकलन समिति को इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमिटी। चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर वित्त मंत्री को। जो सार्वजनिक लोक लेखा समिति होती है दोस्तों वो अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। किसको प्रस्तुत करती है? संसद को। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसद के लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है शासन के वित्त, लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्त प्रावधान का परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो संसद के लोक लेखा समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? बताइए। वो होता है शासन के वित्त, लेखा एवं विनियम
तथा कंप्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति को सार्वजनिक उपक्रम। निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो दोस्तों सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकसभा के स्पीकर को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, भारत के राष्ट्रपति को या संसदीय मामलों के मंत्री को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और सी आर दास। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? तो वो था विट्ठल भाई पटेल। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसमें दो ऑप्शन एक ही बात टाइप हो गया दोस्तों, एक में वल्लभ भाई पटेल कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो वो क्या कौन सा होता है दोस्तों? विश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यान आकर्षण सूचना ने प्रावधान प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या फिर शून्यकाल। तो ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से जिसके क्षेत्र को सीमित किया है वो है स्थगन प्रस्ताव। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का सचिवालय है, सचिवालय जो होता है वो संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, सरकार से स्वतंत्र होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। तो भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है वो एक्ट 98 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का पृथक जो होता है वो सचिवालय होता है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? सरकार से स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्तियों से। भारतीय संसद की संप्रभुता जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है? न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? न्यायिक समीक्षा से। दोस्तों बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या फिर प्रशासक के द्वारा। तो दोस्तों भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये होता है एक्ट 239 के तहत। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को।
तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो होता है संसद के पास दोस्तों। किसके पास होता है? वो होता है संसद के पास। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो दोस्तों दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों दादर और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के बाद दादर एवं नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था दोस्तों। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि ये फ्रांसीसी नहीं, ये पुर्तगाल के अधीन थे, पुर्तगालियों के अधीन थे। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली के अधीन थे दोस्तों, पुर्तगाली। तो ये था दोस्तों आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।